इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख। इतना बड़ा डेजर्ट जहां दिल्ली जैसे 40 शहर आ सकते हैं, पर पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन से 1% से भी कम। दिल्ली की 3 करोड़ पॉपुलेशन के आगे यहाँ मुश्किल से 3 लाख लोग रहते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में कोई ऐसी रिमोट या दूर दराज बसी जगह भी होगी, ये मानना बहुत मुश्किल है। पर लद्दाख में ऐसी कई जगह हैं जहां दूर दूर तक आपको कोई इंसान भी नहीं दिखेगा। हिमालयाज़ के कुछ सबसे खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी ये जगह है चंगथांग, जो कि लगभग 14,000 फीट की हाइट पर है। यहाँ इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर सी लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 60% ऑक्सीजन हवा में बचती है, और जहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टच करता है, वहाँ ऐसे भीड़ और मुश्किल हालातों में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी बस इन टेंट्स में गुजार देते हैं। पर ये लोग ऐसा क्यों और कैसे करते हैं, इनकी इस मुश्किल ज़िंदगी को करीब से जानने के लिए मैं पहुँचा लद्दाख की इस खूबसूरत जगह पर। जिले जिले आपका ही टेंट है सारे? नहीं। अच्छा जी। तो आप यहाँ पे कितने टाइम रुकते हैं इधर? रोज रुकता है। रोज रुकते हैं इधर? है। आपका घर है ये? ये मेरे घर है। ठंडा है। ठंडा नहीं है, सही है, अच्छा है। ठंडा है। सही नहीं है। चाय पियो। रात को ठंडा लगता होगा आपको ना? पूरा ठंडा है। हाँ, थैंक यू दीदी। तो इमेजिन करो आप अपने आप को इस पूरे इतने रिमोट एरिया में, जहाँ आप इस टेंट के भरोसे हैं, बस इस टेंट के भरोसे। और ये सिर्फ मतलब एक रात की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर की बात है। यहाँ रहने वाले ये लोग हैं चंगपा, जिनकी जिंदगी अपनी भेड़, बकरी और याक्स को पालने में ही गुजरती है, और ये सब जानवर भी इनके टेंट के साथ में ही रहते हैं। तो अभी मेरे पीछे आप ये अभी जितनी भी यहाँ पे भेड़े या बकरियाँ आप जो देख रहे हैं, वो यहाँ पे रहने वाले ट्राइब के लोगों की, मतलब नोमैड्स की है, जो यहाँ इतने इस वीराने में रहते हैं। और वो रहते भी इनकी वजह से है, ताकि आसपास की घासें वगैरह चरते रहें, और इनकी देखभाल करने के लिए, ताकि इनको घास खाने के लिए मिलती रहे, तो वो यहाँ पे टेंट वगैरह लगाते हैं। जुले जी, कितनी भेड़े हैं आपके पास? ये कितनी भेड़े हैं यहाँ में? हाँ, 300 भेड़े हैं। हाँ। इतने से एरिया में 300 भेड़े आ जाती हैं? हाँ, आ जाते हैं। तो आप घर भी तो बना सकते हैं ना, जहाँ पे ये घास के मैदान होते हैं, वहाँ घर भी तो बना सकते हैं। टेंट में रुकने की क्या वजह है, मतलब वो पूछ रहा हूँ। 1 मिनट यहाँ बैठे हो, फिर और चला जाएगा। और चला दिन में यहाँ जाएगा? नहीं बदलने की वजह क्या है, मतलब बदलते क्यों हैं? एक जा में वो पोस्टिंग जाए। घास नई ढूंढते हैं? ढूंढते अच्छा, जब यहाँ की घास खत्म हो जब जाएगी, यहाँ 1 मिनट यहाँ बैठे तो वहाँ 1 महीना दूसरी घास में। दूसरी घास में वो अच्छा। तो कितना करना पड़ता है, कितने सफर करना पड़ता है ऐसे? वो दिखा है ना, वो बर्फ जैसा हो। हाँ, वो बर्फ जैसा दिख रहा है। है। वहाँ तक जाना पड़ता है। हाँ, वहाँ तक। ये जाना कब होता है, गर्मियों में या सर्दी में उधर? हाँ, उतर में सर्दी टाइम में बैठे। अच्छा। फिर वहाँ लगाते हो तंबू वगैरह ये सब? हाँ, सब तंबू लेके फिर जाए। अच्छा। और कितने लोग रहते हैं आप साथ में ऐसे तंबू में? मेरे साथ में 2 रहता है। आपको मिला के 2? हाँ, बीवी रहते हैं। अच्छा, मियाँ बीवी। अच्छा। बच्चे भी रहते होंगे ना? हाँ, बच्चा भी वो 1 महीना तो रहता है, फिर वो स्कूल जाता है। अच्छा। चंगपा लोग सिर्फ चंगथांग के एरिया में ही घूमते हैं, क्योंकि पूरे सूखे पड़े लद्दाख में एक चंगथांग ही है जहां पानी है, और इसी पानी की वजह से यहाँ घास और ग्रीनरी भी है। बल्कि लद्दाख की पैंगोंग और सोमोरी जैसी लेक भी चंगथांग में ही आती हैं, और यही घास इनकी कई सौ भेड़ बकरी और याक्स को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। पर घास की ये तलाश इन्हें जिन खाली इलाकों में ले आती है,
वो किसी भी गांव या जीने की बेसिक फैसिलिटी से भी मीलों दूर है। इसलिए ही जहां इनके जानवर घास पर निर्भर करते हैं, वही ये निर्भर करते हैं हर चीज के लिए अपने जानवरों पर, चाहे वो रहना हो, खाना हो या हो दूध। सुबह के इस टाइम याक का दूध निकाला जाता है, जिसके लिए सबसे पहले याक के बच्चों को खोलकर उन्हें अपनी माँ का दूध पीने दिया जाता है। और जब दूध निकलने लगता है और बच्चा दूध पी चुका होता है, तो उसको फिर से बांधकर याक का दूध एक बाल्टी में निकाला जाता है।こっち行きゃいいしていいよじゃあこっち行きゃいいじゃあこっち行きゃいいये वाला याक का भी ताज़ा ताज़ा दूध निकला है। बहुत थोड़ा सा है, मतलब एक याक से मुश्किल से मुझे लग रहा है 300 ml 200-300 ml दूध निकलता है। तो इसलिए काफ़ी सारे याक्स रखे हुए हैं, काफ़ी सारे याक्स का दूध निकालना पड़ता होगा इन्हें। मतलब इन्हें अगर 1 लीटर भी दूध चाहिए तो उसके लिए 4-5 याक्स लग जाएंगे उसके लिए, 1 लीटर दूध के लिए। और इन्हें इतनी आसानी से दूध निकालते देखकर मुझे लगा कि इजी तो है, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। दीदी एक बारी मैं निकालने का ट्राई करूँ? मैं ट्राई करूँ निकालने का? कौन मैं देखूँ एक बारी करके? आ रही या कौन सा चाहिए? हाँ बाल्टी रखो। या नहीं वेस्ट हो रहा है तो आप ही कर लो, मुश्किल है। एक एक धार निकल रही है मेरे करने से, बहुत थोड़ी थोड़ी, मतलब हो नहीं रहा मेरे से तो। और दूध निकालते हुए याक ने जो गोबर किया था वो भी इनके बड़े काम का है, और इसलिए ही अभी उसे इकट्ठा किया जा रहा है। गोबर काम आता है एक फ्यूल की तरह इनके टेंट में लगी बुखारी को जलाने में। अब इस बंजर इलाके में पेड़ तो है नहीं जो ये लोग लकड़ियां जलाएंगे, तो इसलिए ही ये गोबर को जलाकर खाना भी बनाते हैं, और यही टेंट को गर्म रखने में भी मदद करता है। ये सारा गोबर है ना? इतनी मेहनत के बाद जो याक का दूध निकला वो सच में अच्छा था। तो आज सुबह जो हमने याक का दूध निकाला था वो दूध दिया अभी दीदी ने मुझे, तो टेस्ट करके देखता हूँ एक बारी। बढ़िया। अच्छा दीदी चीनी भी डाला है आपने इसमें? चीनी डाला है? हाँ अच्छा है, बढ़िया बढ़िया एकदम। पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि अभी तो इन्हें अपनी कई सौ भेड़ों का दूध निकालना है। भेड़ों का दूध निकालने के लिए ये सारी दूध देने वाली भेड़ों को इकट्ठा करके एक लाइन में आमने सामने बांधते हैं, ताकि एक साथ ही सबका दूध निकाल सकें। सारी जितनी भी बकरियां हैं दूध देने वाली, उनको ऐसे लाइन में लगा देते हैं ताकि सबका एक साथ दूध आसानी से निकाल सकें। और अब बाल्टी से उनका दूध निकाल रहे हैं बारी बारी से सारी बकरियों का, तो जल्दी इस तरह से जल्दी दूध निकल जाता है आसानी से। हो सकता है एनिमल एक्टिविस्ट को इस तरह का तरीका पसंद ना आए, ऐसे बकरियों को एक साथ बंदे देखना मतलब थोड़ा अलग तो है, बट ये 1-2 लोग हैं और इनको ही सारे काम करने हैं, तो कुछ ऐसे ही होते हैं। फिर जल्दी ऐसे ही हो पाएगा, वरना तो ये पूरा दिन लग जाएगा, दूध भी नहीं निकलेगा। लद्दाख मैंने इतना ज़्यादा घूमा है, इतना ज़्यादा दिन रहा हूँ लद्दाख में कि अगर सारे जितनी भी बार मैं लद्दाख आया हूँ सारे दिन का अगर टोटल करूँ तो शायद मैं लगभग 1 महीना लद्दाख में रुक चुका हूँगा। और इतनी सारी जगहें रुकने के बाद, इतनी सारी जगहें घूमने के बाद, मैं सच बताऊँ मैंने इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी।
एक छोटा सा पॉन्ड टाइप कुछ दिखाया यहाँ पे मुझे। लेक तो नहीं कह सकते बट एक छोटा सा पॉन्ड है, इतना छोटा भी नहीं है वैसे। और इस जगह का कोई नाम भी नहीं है, ये बस ऐसे ही चलते चलते मिल गई मुझे यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लग रही है। यही खास बात है आखिर, आप मतलब ऐसे ही बस कहीं भी चले जाओ आपको कुछ ऐसी सुंदर सी जगहें दिख जाएंगी जिनका कोई नाम तो नहीं होगा पर बहुत खूबसूरत होंगी। खूबसूरत तो इनका ये टेंट भी है जिसे कहा जाता है रैबो, जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, वो भी याक की वूल से। जो हम नॉर्मली कैंप्स के टेंट लगाते हैं, जो नॉर्मली हमारे कैंपिंग के टाइम पे टेंट होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल इन टेंट्स का भी यही है। बस सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क ये है कि याक के वूल से बने हैं और काफ़ी गर्म और ज़्यादा दिनों तक इसके अंदर रह सकते हैं अच्छे से। तो ये लोग कुछ ऐसा करते हैं कि याक के ऊपर से उसकी वूल को पहले काट दिया जाता है और फिर जो वूल बचती है याक की उसको घुमा घुमा के मतलब ऐसे करके पिरो के ये एक धागे में बदलते हैं। फिर उस धागे को सीलते ये एक बहुत बड़ी चद्दर बनाते हैं, लगभग या जितना भी बड़ा इन्हें टेंट चाहिए, जितने लोगों का भी टेंट चाहिए, चद्दर को फिर ऐसे खड़े करके इन पिलर्स की मदद से, जो कि लकड़ी के पिलर्स हैं, और उन पिलर्स को इस चद्दर में से निकाल के फिर ऐसे बांध के ये कील में गाड़ के रस्सी के थ्रू खड़ा कर देते हैं इस पूरे टेंट को, जो कि अच्छी से अच्छी तेज़ हवा सह सकता है इजीली। यहाँ पे जो रात में इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं लद्दाख में, वो सब कुछ ये बियर कर लेता है बहुत ही आसानी से। और कभी कभी टेंट को तेज़ धूप और हवा से बचाने के लिए इसके ऊपर वाइट चादर भी लगा देते हैं, जैसे अभी लगाई हुई है। जो भी आपने रेबो देखा, जो ये टेंट है, तो वो कुछ अंदर से इस तरह का दिखता है, जहाँ पे ये बुखारी रखी है बीच में और ये चिमनी जिससे इसका धुआं बाहर निकल सके। ये थोड़े बहुत सोने के लिए इन्होंने चादरें और कुछ कंबल बिछाए हुए हैं। यहाँ पे इनका एक पूजा के लिए जगह है, पूजा घर है, और यही किचन है, यही बेडरूम है। मतलब एक टेंट में इन्होंने अपना पूरा घर किस तरह से बसा लिया है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी आ गई है। यहाँ पे आप देखोगे एक बल्ब लगा हुआ है और वो बैटरी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये बैटरी चार्ज होती है बाहर लगे सोलर पैनल से। तो इनका एक बैटरी से पूरा जो भी नई एनर्जी चाहिए होती है, लगभग एक लाइट वाइट या इनको छोटे से फ़ोन है जो चार्ज कर लेते हैं ये लोग। तो इन पे हर चीज़ का जुगाड़ और सारी चीज़ें ये कितना ज़्यादा नेचर से जुड़कर करते हैं, इतनी ज़्यादा रिमोट जगह पर नेचर से जुड़कर रहना, तो वो इन लोगों को और ज़्यादा ख़ास बना देता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग अगर, या फिर मैं भी फैसिलिटीज़ के साथ भी इस जगह पर आसानी से रह पाऊँगा। ये क्या है? पानी लाया। पानी कहाँ से लाते हैं? क्या है, कुछ नदी है? पंप है, हैंड पंप। अच्छा अच्छा, कितना दूर है? बहुत दूर है। तो सोचिए, जहाँ पानी मिलना भी इतना मुश्किल है, वहाँ दही, मक्खन या पनीर कहाँ से मिलेगा। इसलिए ही याक इस चीज़ में भी काम आता है, क्योंकि याक के दूध से ही बनाया जाता है मक्खन और पनीर, वो भी पूरा नोमैडिक स्टाइल में। और यहाँ भी बटर यानी मक्खन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि एक बहुत ही खास और अलग तरीका है। अभी ये याक के दूध को एक बैग जैसी चीज़ में डाल रहे हैं, जो कि एक भेड़ की खाल है, और भेड़ की खाल के अंदर दूध को डालकर फिर उसमें फूंक मार के हवा भरी जाती है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाता है। करीब आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद दूध से मक्खन अलग हो जाता है, और मक्खन को अलग निकाल के उसे धोकर साफ किया जाता है। और जो मक्खन छानने के बाद दूध बचा था, उसे गर्म करके पनीर बनाया जाता है। अब ये सब तो इन्हें खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी डेयरी नहीं है, और इसीलिए हर चीज़ ये नेचर की मदद से ही बना लेते हैं। अब जिस वजह से ये यहाँ घास के मैदान में रुके हैं, अब उन्हीं जानवरों को
घास खिलाने की बारी है। इसलिए अब सभी भेड़ों को खोल दिया जाता है और अब शुरू होता है ये पूरे दिन भर का सफर, जिसमें ये इस पूरी वैली में अपनी सैकड़ों भेड़ों के साथ अच्छी घास की तलाश में घूमते रहते हैं। दूर दूर तक फैली इस वैली में जब ये भेड़ और याक्स चलते हुए महज एक चींटी की तरह दिखते हैं, तब अंदाजा लगता है कि आप कितने मीलों दूर फैले एक खाली इलाके में हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे आके कि नेचर सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं कितना बोल लूँ, कितना भी कह दूँ मैं इस जगह को कि कितनी खूबसूरत है। बट नेचर कितनी ज़्यादा हार्श हो सकती है वो भी मुझे यहीं आके पता चल रहा है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो उस रिमोटनेस की वजह इस जगह को भीड़ इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ही ये रिमोट है। हम यहाँ आए हैं तो जैसे आप आओगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और इतनी ज़्यादा ठंड, गर्मी में भी इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो सर्दियों में तो कितनी ज़्यादा ठंड होगी। मतलब यहाँ यार ये रहने लायक ही नहीं है जगह। बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पर यहाँ रहना ही इतना मुश्किल है कि आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए ही यहाँ पे कोई लोग नहीं है, इसलिए ही ये रिमोट है, इसलिए यहाँ पर अभी तक फैसिलिटी नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे कोई हमेशा ज़िंदगी भर रुकना नहीं चाहता। और फिर भी कुछ लोग हैं जो यहाँ रहते हैं टेंट्स में, तो वो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी वो मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और सोचिए अगर इस जगह में आपको एक दिन में 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़े तो कितना सफ़र हो जाता है आपका ऐसे एक बार में? कितने किलोमीटर का सफ़र हो जाता होगा ये जो पूरी घास वास तक? 200 किलोमीटर कुछ आए आपका। 200 किलोमीटर तक का सफ़र? हम लोग क्यों दिन से आए। अच्छा, तो 200 किलोमीटर का आप सफ़र कितने टाइम में कर लेते हैं ये? वो तो एक हफ्ता कर तो जाना पड़ता है सर। एक हफ्ते में 200 किलोमीटर? हाँ वो जाना पड़ता है। कभी कभी तो 40 किलोमीटर आया होगा एक दिन में। एक दिन में 40 किलोमीटर? हाँ। ओहो, तो और सब भेड़ों के साथ? हाँ सब। और कभी कभी तो अच्छी घास के लिए नदियां भी पार करनी पड़ती हैं, जो देखने में खूबसूरत लग सकता है पर बहुत ही मुश्किल काम है। नदी का सबसे कम चौड़ा हिस्सा ढूंढकर अपनी भेड़ों को ये नदी पार कराते हैं, पर नदी का पानी 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। यहाँ पर जो मेरे पीछे सारी भेड़ें हैं इसमें से ज़्यादातर पश्मीना है। पश्मीना मतलब जो सबसे महंगा वूल है वो है, इन्हीं पश्मीना शीप से निकलता है वो, जो यहाँ पे अभी नदी पार कर रहे हैं इसको, क्योंकि नदी के पार और अच्छा घास का मैदान है, चाहे उन्हें और अच्छे घास मिलेगी खाने को। और फिर जो इनको चराने वाले हैं वो भी खुद नदी पार करेंगे ऐसे ही पूरा तैर के। इतनी भेड़ों को संभालना भी आसान काम नहीं है, पर चंगपा लोगों ने इसके लिए भी एक अलग तरीका अपनाया है। ये भैया क्या कर रहे हैं आप? ये क्या चीज़ है? बीड़ू को मरना है, पत्थर है। अच्छा पत्थर है। हाँ। पत्थर भेड़ों को मार के टारे हैं। हाँ बड़ी बीड़ू सारा वो बक जाएगा। अच्छा अच्छा इससे मरना है। अच्छा, ये उनको लगता है या दूर? अच्छा, ऐसे जमीन पे फेंकने के लिए? अच्छा अच्छा, डराने के लिए? करना है ये। हाँ। इससे करना। ओ भाई, इससे करना है। ओ ऐसे बीड़ू सारा आ जाएगा। सारे भेड़ आ जाते हैं। हाँ। अभी आप भगा रहे हैं उस तरफ, हाँ। गाना गाते हुए करते हैं? पर शायद आज से कुछ सालों में हो सकता है यहाँ सब बदल जाए। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपको ये याक से भरे या ये शीप से पूरे भेड़ों से भरे
घास के मैदान या भेड़ें भी इतनी ना देखने को मिले, क्योंकि ऐसी मुश्किल ज़िंदगी अब इस ज़माने में कोई जीना नहीं चाहता, सब आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी लोग बढ़ भी चुके हैं। चंगपा नोमैड जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग पहले रहते थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे और काफ़ी लोग अब शिफ्ट हो चुके हैं लेह में, जो यहाँ की सिटी है लद्दाख की, या और कई जगह चले गए हैं अपना और कोई रोज़गार ढूंढने के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे अब ये जगह ख़त्म हो रही है, ये पूरा लाइफस्टाइल अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी धीरे धीरे करके जितने भी यहाँ बाहर घास वास चरने गए थे, वो अब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं अपने इसी इनके टेंट के पास मतलब। तो मेरा तो यहाँ पर आज आखिरी दिन है, बट यहाँ पर ये चंगपा ट्राइब का ये आखिरी दिन नहीं है। इनकी ज़िंदगी कल भी फिर वही सब करने में चलती रहेगी, और कुछ दिनों में ये किसी और एरिया में अपना टेंट लगा चुके होंगे। ठीक है, बाय जुले। इन खूबसूरत जगहों के, इन खूबसूरत पहाड़ों के दो पहलू हैं, या कहें कि दो सच हैं। एक सच वो है जो हम लोग कुछ दिन के लिए जब इन पहाड़ों में आते हैं और देखते हैं, और एक सच ये है जो यहाँ रहने वाले लोग हर रोज जीते हैं।